हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। टेस्ट सीरीज चल रही है और ये है बाल मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 6। बाल मनोविज्ञान आपका टीटी और सुपर टीटी दोनों में काम आ सकता है। आप जो भी स्टेट का टीटी दे रहे हों उन सब में ये बराबर रूप से उपयोगी है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहा जाता है? सीखना, शिक्षण प्रक्रिया, प्रेरणा या समदृष्टि। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह कथन किसका है? मैस्लो, मैकडूगल, पावलो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन आपका है, आकलन सत्र के प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए, आकलन सत्र के अंत में करना चाहिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है या उपर्युक्त सही। फिर चौथा क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 7 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 16 वर्ष या 7 से 16 वर्ष। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फिर अगला क्वेश्चन है आपका, आरटीआई एक्ट 2009 के द्वारा प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु कार्य के घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे? 41 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। फिर छठवां क्वेश्चन है, डाल्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, डाल्टन ने, स्किनर ने या मैकडूगल ने। इनमें से किसने किया था? सातवां है, बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? यह आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण विधि है। बी ऑप्शन है, इस विधि से व्यक्ति को अपने व्यवहार का प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सी है, व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर लेता है। या डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर, अनेक बालक बालिका का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी देरी से होता है। इसे क्या कहा जाता है? वाक विकार, स्वानिकी विकार, विलंबित भाषा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल कितने से कितने वर्ष तक होता है? लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, लगभग 1 वर्ष से 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। 11वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था कहा है। किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। या डी इनमें से सभी। 12वां है, प्रसिद्ध रचना द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है? मैकडूगल, जीन पियाजे, मारिया मोंटेसरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने लिखा है ये आपको बताना है। अगला है 13वां क्वेश्चन आपका, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन, हॉल, मास्लो या लेविन। 14वां क्वेश्चन है, अधिगम का श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, बंद परिपथ, दूरदर्शन, स्लाइड प्रोजेक्टर या टेप रिकॉर्डर। 15वां क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है कितने प्रकार की? श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या इनमें से सभी। 16वां क्वेश्चन है, गुणात्मक परीक्षाएं होती हैं निरीक्षण एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं जांच सूची, रेटिंग स्केल एवं संचयी अभिलेख या उपर्युक्त सभी। कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होते हैं? आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन है आपका, इंद्रिय अनुदेशन को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन, बहुइंद्रिय अनुदेशन या सभी। 18वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र की भूमिका रहती है? अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन है आपका, अधिगम की दृष्टि से अभिप्रेरणा का कौन सा रूप अधिगम प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, परिणाम का ज्ञान या इनमें से सभी। फिर 20वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान क्या है? संवेदना, ज्ञानेंद्रियां, भौतिक उद्दीपक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको
जो सही ऑप्शन लगता है बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 10 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक उम्र 5 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ए ऑप्शन है 150, बी है 120, फिर सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 250। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे के विकास के लिए शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, शिरस्थ सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास मात्र मध्य भाग में होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आपको सही लगता है? 23 नंबर पे आते हैं। प्रत्येक संवेदना के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं? जानना, विभेदीकरण, ये अलग अलग हैं, कॉमा बीच में है। जानना, विभेदीकरण, तादात्म्यकरण, पहचान, या उपर्युक्त सभी। फिर 24 नंबर है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराअहम में होता है? तो अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी, इदम अहम पराअहम, तो फिर ये आप आंसर कर सकते हैं इन 4 ऑप्शंस में से, वाटसन, फ्रायड, सेल्डम या युंग। ठीक है, यहाँ पे युंग होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 25 नंबर है। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पियाजे, अल्फ्रेड बिने, कोलबर्ग, या डेविड वेशलर। फिर 26 नंबर है। संवेग लब्धि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संवेग ज्ञान, संवेग संज्ञान, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में किन घटकों को विशेष महत्व दिया है? इदम, अहम, या पराहम, उपर्युक्त तो सभी। इनमें से कौन सा सही होगा? 28 नंबर है। अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को विभाजित किया गया है। शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, या उपर्युक्त सभी। तो ये आपको बताना है कि अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को कितने भागों में विभाजित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के 29 पर। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको चुनना है। बालक की वृद्धि का दूसरा रूप सामाजिक है। बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है। सी ऑप्शन है। विकास के 3 महत्वपूर्ण तत्व संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या तथा स्वस्थ वातावरण है, या उपर्युक्त सभी। फिर 30 नंबर है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन को कितने स्तरों में प्रस्तुत किया है? 2, 3, 4, 5। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। अब आप लोग अपने अपने आंसर्स नोट कर सकते हैं। मैं अब बढ़ता हूँ आपके आंसर्स की ओर। तो इसमें पहला आंसर जो है, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ये अब तक याद हो गया होगा, सीखना कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया सदा उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैस्लो का। यह कथन किसका है? यह कथन मैस्लो का है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपका सबसे सही है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बालक कक्षा में दी गई शिक्षा को कितना आत्मसात व सीख पाया, इसकी जानकारी आकलन के माध्यम से की जाती है। चौथा है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये आप लोगों को पता होगा, 6 से 14 वर्ष। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इनको अब मूल अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है, यह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मूल अधिकारों के अंतर्गत इनको 21A में शामिल किया गया है, भाग 3 में। भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। पांचवा क्वेश्चन है। RTE एक्ट 2009 के द्वारा प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु कार्य के घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? तो ये 45 घंटे
निर्धारित किए गए हैं। डाल्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? तो ये मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास मिस हेलेन पार्कहर्स्ट द्वारा किया गया था। इस पद्धति में सभी छात्र अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूर्ण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिसकी कोई समय या अवधि निर्धारित नहीं की जाती है। 7वां क्वेश्चन है, बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो ये 11 वर्ष की आयु में होता है। बालक में 11 वर्ष की आयु तक ज्ञानेंद्रियां परिपक्व होने लगती हैं। उनके चिंतन, तर्क, जिज्ञासा शक्ति का विकास हो जाता है। इस आयु तक बालक की निर्णय शक्ति भी विकसित हो जाती है। 8वां क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्दर्शन विधि से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो ये सभी कथन जितने भी हैं ये सारे ही सही हैं। यह आत्मनिरीक्षण और स्वनिरीक्षण की विधि है। इस विधि से व्यक्ति को अपने व्यवहार का प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर लेता है। अंतर्दर्शन विधि वस्तुतः आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण की विधि है। इस विधि से व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर लेता है तथा इस विधि में किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता न होने के कारण यह विधि अत्यंत सरल और सर्वसुलभ है। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट और टिचनर थे। तो इनको आपको याद रखना है, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो विलियम वुंट थे और टिचनर महोदय थे। 9वां क्वेश्चन है, अनेक बालक बालिका का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी देरी से होता है। इसको विलंबित भाषा कहा जाता है। विलंब का मतलब देर, और देर से जो काम होता है उसको विलंबित ही बोला जाता है। तो जिन बालकों की भाषा का विकास देर से होता है उसको विलंबित भाषा कहते हैं। अनेक बालक बालिका का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी देरी से होता है, इसे विलंबित भाषा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां है आपका, शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। किशोरावस्था से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो किशोरावस्था अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहा है। किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। फिर ये सारे ही कथन आपके सही हैं। प्रसिद्ध रचना द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने इस पुस्तक को लिखा है। मारिया मॉन्टेसरी की प्रमुख रचनाएं हैं द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द मॉन्टेसरी मेथड और एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड। तो इनके ये तीनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। 13वां क्वेश्चन, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैस्लो थे। अधिगम का श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? बंद परिपथ, दूरदर्शन। ओवरहेड प्रोजेक्टर दृश्य साधन है। स्लाइड प्रोजेक्टर भी दृश्य साधन कह सकते हैं। टेप रिकॉर्डर श्रव्य साधन है। तो दृश्य श्रव्य दोनों का मतलब है कि जिसमें दिखाई और सुनाई दोनों देता है, तो उनको दृश्य श्रव्य कहा जाता है। तो इसके उदाहरण कुछ दिए गए हैं, चलचित्र, बंद परिपथ, दूरदर्शन, वीडियो फिल्म आदि, ये दृश्य श्रव्य के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। अधिगम संबंधी टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? अधिगम संबंधी कॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार की होती है, श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग तथा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। इसके प्रकार पूछे गए थे, तो आपके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर 16वां है, गुणात्मक परीक्षाएं होती हैं, निरीक्षण एवं साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं जांच सूची, रेटिंग स्केल एवं संचय अभिलेख, ये सभी जो है गुणात्मक परीक्षाएं होती हैं। विद्यालय में गुणात्मक परीक्षाओं का उपयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह परीक्षाएं उपर्युक्त विकल्पों में वर्णित 6 प्रकार की होती हैं। तो इनमें जितने भी प्रकार हैं आपके सारे सही हैं। निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच सूची, रेटिंग स्केल, संचय अभिलेख, ये सभी सही हैं।
17वां क्वेश्चन है, इंद्रिय अनुदेशन को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये सारे ही सही हैं। इंद्रिय अनुदेशन को उसके क्रियाशीलता के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एकल इंद्रिय अनुदेशन, द्विइंद्रिय अनुदेशन और बहुइंद्रिय अनुदेशन। फिर 18वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होती है? तो अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा होता है, अभिप्रेरणा के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में उसके तात्कालिक सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रहती है। 19 नंबर है, अधिगम की दृष्टि से अभिप्रेरणा का कौन सा रूप अधिगम प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसमें पुरस्कार और दंड भी, प्रशंसा और निंदा भी, और परिणाम का ज्ञान भी, ये सभी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अधिगम की दृष्टि से अभिप्रेरणा के निम्न रूप अधिगम प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं: पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा, स्पर्धा, परिणाम का ज्ञान आदि। ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान कौन सा है? तो ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान है संवेदना। 21 नंबर है, यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 10 वर्ष तथा उसकी वास्तविक उम्र 5 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मानसिक आयु क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, यहाँ पर मानसिक उम्र आपकी 10 वर्ष दी गई है। कितनी दी गई है? 10 वर्ष। और जो वास्तविक उम्र है वो दी गई है 5 वर्ष। अब इसी को आप 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 से जब 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200। तो ये आपकी क्या निकल आएगी? बुद्धि लब्धि आपकी निकल आएगी 200। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। तो इसी को सिरस्थ सिद्धांत बोला जाता है। प्रत्येक संवेदना के प्रमुख पक्ष कौन से होते हैं? ये सभी पक्ष होते हैं: जानना, विभेदीकरण, तादात्म्यीकरण और पहचान। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है? तो ये फ्रायड के अनुसार होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। फ्रायड के अनुसार पराहम सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। ये पराहम। 25 नंबर है, मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। मानसिक आयु के संप्रत्यय का संवेग लब्धि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के नाम से भी संवेग लब्धि को जाना जाता है। 27 नंबर है, फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में किन घटकों को विशेष महत्व दिया है? तो उपरोक्त सभी घटकों को विशेष महत्व दिया है। इदम, अहम और पराहम नाम के 3 घटकों को विशेष महत्व दिया है। 28 नंबर है, अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को विभाजित किया गया है। उपर्युक्त सभी में अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को 3 प्रमुख प्रकारों में शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम तथा समस्या समाधान अधिगम में बांटा जा सकता है। 29 नंबर पे आते हैं। तो 29 नंबर है, सत्य कथन बताना है। इसमें से जितने भी कथन हैं सारे सही हैं। बालक की वृद्धि का दूसरा रूप सामाजिक है। बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिक अनुभवों पर आधारित होता है। विकास के 3 महत्वपूर्ण तत्व संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या तथा स्वस्थ वातावरण है। तो ये सभी कथन आपके सही हैं। 30वां है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन को कितने स्तरों में प्रस्तुत किया है? तो 3 स्तरों में प्रस्तुत किया है। 3 स्तरों जिनमें से प्रत्येक के कुछ सोपान हैं के रूप में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो ये आपके हो गए 30 क्वेश्चंस, और इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे। अब बारी है आप लोगों के कमेंट्स और परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मुकेश जी ने बहुत मेहनत करते हैं मुकेश जी, और निश्चित तौर पर इन्हें बड़ी सफलता मिलनी चाहिए। जिस तरह से
ये मेहनत करते हैं, कम से कम 20 से 25 पॉइंट रोज़ लिखते हैं। बहुत बड़ी बात है, इतना लिखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता होगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं इन्होंने लिखी हैं। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष तक। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा की जो उम्र होती है 6 वर्ष से शुरू होती है। समूह की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, बाल्यावस्था की विशेषताएं, सारी बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपक्व काल या क्या लिखा है, संजय काल तो नहीं होगा ये हमें लग रहा है, और कुछ इसके लिए कोई उपयुक्त शब्द होना चाहिए। 10 से 12 साल, चलिए छोड़िए, बाद में देखते हैं। 6 से 9 वर्ष की आयु पूर्व बाल्यकाल होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है। उत्तर बाल्यकाल या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है और इसको रॉस ने बोला है मिथ्या परिपक्वता का काल। बाल्यावस्था को समयोगात्मक विकास का अनोखा काल एवं ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था को समयोगात्मक विकास का अनोखा काल। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल विधि पर आधारित शिक्षण मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, ये इम्पॉर्टेंट है। क्रिया एवं खेल विधि पर आधारित शिक्षण मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। समयोगात्मक विकास का अनोखा काल। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास तीव्र होता है। मनोविज्ञान को ने मनुष्य को माना है विषय। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतया बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम तीव्रता, अपेक्षाकृत स्तर विकास, प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक, तो ये इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते इस तरह के क्वेश्चन, हड्डियों का विकास वगैरह। फिर राम मोहन सिंह का स्कोर है 12। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक्स सर, इन्होंने लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहित बाजपेयी जी लगातार लगे हुए हैं, अच्छा स्कोर रहता है इनका, 20 स्कोर है। रवि कुमार जी प्रणाम कर रहे हैं और रूमी श्रीवास्तव, बहुत अच्छे प्रश्न हैं सर। जब टाइम मिलता है आपका वीडियो ज़रूर देखते हैं, बंद मत कीजिएगा सर। पहले 4-5 दिन, भले 4-5 दिन बाद वीडियो डालें। धन्यवाद। तारा सिंह ने लिखा है क्वेश्चन सभी सुपर थे, आपको चरण स्पर्श गुरुजी। कुंजन राठी जी का स्कोर है 12। रागिनी मिश्रा जी का स्कोर है 15। ए कुमार का स्कोर है 12 और रितु सिंह का स्कोर है 16। श्वेता पाल का स्कोर 14 है। कुमारी मीनाक्षी का स्कोर है 17 और शैलेंद्र नाथ का स्कोर है 19। अनुराधा मिश्रा का है 17 और श्रद्धा का है 17। HK का है 20। तो लगभग सभी का स्कोर अच्छा है और भी मेहनत करते रहिए। 12 तक भी कई लोगों का है, 15 भी है और 16 भी है। ये डेफिनेटली सुधरेगा स्कोर, आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है और धीरे धीरे ऐसे ही आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो स्कोर आपका इम्प्रूव होता जाएगा। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं और बहुत सारे और भी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कहीं का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचकर ना जाने पाए एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले भाग में अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।